हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। जैसा कि आप लोग पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ चुके हो और बेसिक का कुछ एप्लीकेशन है जो कि हम लोग जो पढ़ चुके हैं तो ठीक है, नहीं भी पढ़ चुके हैं तो जहां जहां जरूरत होगी उस बेसिक का तो वो सारी चीजें हम वहां पे फिर से एक बार रिकैप करते हुए आगे बढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री तो आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे। तो 10th में एक लिमिटेड वर्जन पढ़ते थे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में से ही रिलेटेड सारी चीजें हम लोग देखेंगे, लेकिन अब जो है सो थोड़ा सा हाई लेवल का है क्योंकि क्लास भी आपका बढ़ गया है, 11th में चले गए हैं, तो उस अनुसार से हम लोग का ये सिलेबस भी हाई हो जाता है। तो उसके अनुसार से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैसे पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। हम जस्ट बिगिनिंग से स्टार्ट करें, यानी जो पहले अच्छे से पढ़े हैं 10th में या नहीं पढ़े हैं, सारे के लिए हम एक बार 10th को भी रिकैप करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि आपके लिए ये ना लगे कि हम 10th में अच्छा नहीं पढ़े तो हमको समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, सारे टॉपिक में हम लोग एक बार पहले 10th को रिकैप करेंगे, वो शॉर्ट ड्यूरेशन में, बहुत शॉर्ट पीरियड में हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे ताकि हमारा रिदम जो है सो, तारतम्य जो है सो टूटे ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। ट्रिगोनोमेट्री 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 में हम लोग जो पढ़ेंगे पहले एंगल्स क्या होता है, एंगल्स के बारे में। एंगल्स में जो इंग्लिश, कुछ लोग इंग्लिश मीडियम से होंगे, कुछ लोग हिंदी मीडियम से होंगे, तो कम्युनिकेशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आई विल ट्राई टू कि सबको समझ में आ जाए। तो हम लोग जानते हैं कि एक रे और एक रे, दो रे है और इसके बीच में जो इंक्लिनेशन है, जो झुकाव डेवलप होता है, वो एंगल कहलाता है ना। ये एंगल हुआ। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ लोगों का ये भी क्वेरीज होता है, सर ये थीटा, बीटा, गामा ये सब क्या है। तो आप लोग, ये सब कुछ नहीं है, ये उसी तरह है जैसे कि आप लोग इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे, हिंदी मीडियम से होंगे तो उसको एकीक नियम का क्वेश्चन कहते हैं या फिर यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन। तो उसमें है क्या कि अगर कोई भी क्वांटिटी को अगर हम मानते हैं, जैसे मान लीजिए कि मूलधन या प्रिंसिपल वैल्यू है, तो अननोन है, नहीं पता है कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, तो उसको हम लोग मानते हैं कि माना कि मूलधन बराबर x, करेक्ट, या प्रिंसिपल, लेट द प्रिंसिपल वैल्यू बी x। तो वो x जो है दैट इज अननोन क्वांटिटी, किसके लिए, मूलधन के लिए। तो ये इट इज नॉट नेसेसरी कि हम x ही ले, हम कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि अननोन है, बाद में उसको फाइंड करना। तो उसी तरह एंगल को, जैसे एंगल को भी हम लोग कुछ अलग क्वांटिटी में लेते हैं जो कि हमको नहीं पता है कि वो एग्जैक्ट है क्या, तो उसको हम थीटा मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं, गामा मान लेते हैं। तो इस तरह से समझेंगे कि थीटा, बीटा, गामा ये सब एक अननोन क्वांटिटी है जो कि एंगल मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। एंगल के रेस्पेक्ट में हम लोग, ये अननोन क्वांटिटी है तो इसको हम लोग यूज करेंगे कि हाँ, एंगल के केस में थीटा हम अननोन क्वांटिटी ले सकते हैं, ठीक ना। तो उस अनुसार से थीटा, बीटा, गामा है। तो ये एंगल हम समझे कि एंगल होता क्या है कि अब रे टू रेज के बीच में जो इंक्लिनेशन होता है, जो झुकाव डेवलप होता है, वो एंगल कहलाता है। अब एंगल में दो चीज है कि किस तरह से पॉजिटिव और निगेटिव एंगल होगा। एक ये है, हम डिस्कस कर रहे थे कि एंगल्स में अब है कि दो टाइप का होता है कि एक पॉजिटिव एंगल्स, एक निगेटिव एंगल्स। तो पॉजिटिव एंगल्स किसको कहेंगे, निगेटिव एंगल्स किसको कहेंगे, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसका यूज, इसका एप्लीकेशन फिजिक्स में भी आएगा। तो एक होता है इस डायरेक्शन में, अगर एंगल को हम इस डायरेक्शन में लें या अगर ऐसे लाइन रहे ऐसे लें, तो ये एक हो गया थीटा, ये मान लेते हैं बीटा। तो ये दोनों डायरेक्शन को हम कहेंगे क्या, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका एक कन्वीनियंस होता है कि अगर हम घड़ी देखें, घड़ी है ना, घड़ी का सुई किस डायरेक्शन में मूव करता है, ऐसे, है ना। तो इसको कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉक का मतलब घड़ी, घड़ी के डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे तो वो कहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर घड़ी के उल्टा डायरेक्शन में मूव करेंगे, जिस तरह से घड़ी का कांटा घूम रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे तो वो कहलाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
है ना, या इसको काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं, किसी बुक में ये भी मेंशन रहता है कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं ना, एंटी है। तो वही फिजिकल मीनिंग, जो भी टर्मिनोलॉजी यूज होगा, मैथमेटिक्स हो या कहीं भी, तो फिजिकल मीनिंग जो कोर मीनिंग है उसका, वो वायलेट नहीं होगा, उसी से समहाउ रिलेटेड होना चाहिए, जो कि आगे भी हम मैथमेटिक्स में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, तो उसमें कोई वेरिएशन नहीं आना चाहिए। फिजिकल मीनिंग पे ही हम लोग काम करेंगे कि हाँ यस यही फिजिकल मीनिंग है, और उसी बेसिस पे हम लोग आगे काम करेंगे। तो ये है, ये इसको क्या कहेंगे, इस डायरेक्शन को घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कह रहेगा एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, है ना। ये क्या कहलाएगा, ये तो घड़ी के अकॉर्डिंग जा रहा है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ध्यान से देखेंगे, अभी इनिशियल स्टेज है 11th का, तो दो चीजें हो सकती है, माइंड सेट करके चले कि इट इज नॉट नेसेसरी कि एवरीथिंग इज गिवन टू यू, कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ समझने का कोशिश करें, क्योंकि ये डाउन द लेन धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आपको सब कुछ पता चलते जाएगा कि हाँ अब पकड़ में आ रहा है। तो आपको पेशेंस रखना होगा। जो 10th से 11th में आते हैं, आपने 10th में कुछ भी नहीं पढ़ा हो, ढंग से नहीं पढ़ा हो, या वैसा फैसिलिटी नहीं मिला, जो भी व्हाट एवर द रीजन में भी, तो आपको रिदम पकड़ने में, फ्रीक्वेंसी गेन करने में आपको टाइम लग सकता है 10 से 15 दिन। तो 10-15 दिन के अंदर, 10-15 दिन तक आपको पेशेंस बनाए रखना है, और उसके बाद धीरे धीरे आप उस रिदम को पकड़ेंगे। स्टूडेंट और फैकल्टी के बीच फ्रीक्वेंसी मैच होता है, उसके अनुसार से आपको सब कुछ समझ में आते जाएगा। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब यहाँ पे दो कन्वीनियंस है कि द एंगल टेकन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन then it is taken as positive angle, sorry clockwise negative angle। अगर ये 30 डिग्री मेजर करता है, लेट्स सी, तो ये क्या कहेंगे, बीटा बराबर -30 डिग्री। क्यों, क्योंकि किस डायरेक्शन में हम मेजर किए हैं, इस डायरेक्शन में। अगर यहीं से इसे मेजर करते तो पॉजिटिव होता। तो ये लिखेंगे, इफ द एंगल measured in anti-clockwise direction then it is taken as positive angle। ठीक है, तो कब निगेटिव और कब पॉजिटिव होगा, ये मेरा डायरेक्शन डिसाइड करेगा कि हम किस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे। किसी को, क्योंकि हो सके बहुत सारे हिंदी मीडियम के होंगे, किसी को टर्मिनोलॉजी या वर्डिंग में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और हम मेन जो टर्मिनोलॉजी है उसका हिंदी भी बता देंगे। मेजर्ड का मतलब आप लोग सबको ही जानते होंगे, मेजर करना, मापना। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है, तो वैसा कोई टर्मिनोलॉजी है नहीं जो कि समझ में नहीं आए। तो हम लोग एंगल के बारे में जानकारी ले लिया, मेजर कैसे, कब पॉजिटिव कब निगेटिव होगा, किसको निगेटिव और किसको पॉजिटिव लेंगे, इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल, आखिर एंगल को मेजर कैसे करते हैं और उसके लिए क्या क्या यूनिट होगा, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, है ना। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, एंगल किस तरह से मेजर करते हैं, कैसे मेजर किया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग को लेंथ मेजर करना रहे, लंबाई, तो उसको कैसे मेजर करते हैं, तो कुछ यूनिट होगा। तो यूनिट क्या क्या हो सकता है लेंथ मेजर करने का, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर या
फिर अगर गज से भी मेजर होता है ना, इतना माइल्स है, माइलस्टोन जो बोलते हैं रोड पे लगा रहता है, तो इतना माइल्स है। तो ये सब मेजरमेंट है लेंथ मेजरमेंट करने का। तो उसी तरह एंगल मेजरमेंट करने का भी है। अब जैसे टाइम मेजर का क्या है, आवर, मिनट, सेकेंड्स, तो उसी तरह एंगल मेजरमेंट करने का भी अलग एक स्पेसिफिक यूनिट है। उस यूनिट को हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि क्या क्या यूनिट्स है। पहला है डिग्री। डिग्री टेम्परेचर में भी होता है, ठीक है ना, वो डिग्री सेंटीग्रेड उसको कहते हैं, यहां सिर्फ डिग्री है। और इसका जो नोटेशन होता है, जिसे 60 डिग्री लिखना रहे तो 60 या ऊपर में हल्का ये देते हैं, तो ये एक तरह से हम इसको लिख रहे हैं डिग्री। इसको बेसिकली इस डिग्री का जो इन्वेंशन मैथमेटिक्स में बहुत सारे मैथमेटिशियन उन्होंने अपना अपना यूनिट दिया था। तो ये बेसिकली इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश अंग्रेज लोग इसके ऑनर थे, ये कह सकते हैं। तो इसको कहते हैं इंग्लिश सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम, या इसको सेक्साजेसिमल सिस्टम भी कहते हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम। क्यों कहते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। अब समझते हैं कि डिग्री कैसे डिफाइन होता है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। इधर बताते हैं कि जैसे दो परपेंडिकुलर लाइन है ना, ये प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि इधर भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, इधर भी बहुत दूर तक जा रहा है, इधर भी बहुत दूर तक जा रहा है, इधर भी बहुत दूर, 4 पार्ट में ये डिवाइड कर रहा है। और हर एक पार्ट का एक नाम दिया गया। जैसे ये पार्ट का हम लोग ये तो एक्स एक्सिस मानते हैं और ये वाई एक्सिस, जैसा कि आपने 10th में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट एक नाम दे दिया गया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे इसको, ठीक ना। ये सेकेंड क्वाड्रेंट कहलाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। ये कहलाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब कह रहा है तो एक पार्ट एक राइट एंगल बना रहा है, इसको क्या कहेंगे, राइट एंगल। ईच पार्ट इज इक्वल टू 1 राइट एंगल। तो अब जो डिग्री है, डिग्री ये कहता है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल को, ये एक राइट एंगल है, एक राइट एंगल को अगर 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो ईच पार्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो यानी एक राइट एंगल में कितना पार्ट हो गया, कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे कि 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, इस तरह से डिनोट करेंगे। तो क्योंकि एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए, तो एक राइट एंगल में कितना हो गया, 90, और ईच पार्ट इज कॉल्ड डिग्री, 1 डिग्री। तो एक राइट एंगल में 90 डिग्री। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि किलोमीटर है, किलोमीटर से उसका छोटा यूनिट भी है, तो वो छोटा यूनिट क्या हो सकता है, मीटर हो सकता है। मीटर से भी छोटा सेंटीमीटर होता है। अब जैसे टाइम के केस में देखें तो आवर, आवर से छोटा मिनट, मिनट से छोटा सेकंड। तो इसको कहते हैं सब यूनिट, यूनिट एंड सब यूनिट। सब मतलब जानते हैं छोटा उससे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, गांव में ये सब भी बोला जाता है कि पहले हम लोग भी सुनते थे कि अच्छा किस डिवीजन में रहते हो, तो डिवीजन अगर हो गया, सब डिवीजन क्या है, यानी उस डिवीजन के अंदर का पार्ट है ना, तो उससे छोटा यूनिट। तो ये एक 90 डिग्री का यूनिट हुआ डिग्री। इससे छोटा यूनिट है मिनट। मिनट है कि अगर 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, मिनट का सिंबल इस तरह से मिनट्स। तो अब लोग कहेंगे कि सर ये मिनट और आवर वाला मिनट, नहीं, दोनों डिफरेंट है। जब हम आवर के टर्म में अगर यूज करेंगे तो वहां भी 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है, लेकिन दैट मिनट इज रिलेटेड टू द टाइम। यहां 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, यानी
ये डिग्री के रेस्पेक्ट में उसका छोटा यूनिट है। यानी 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो वो क्या कहलाएगा, 1 मिनट। लेकिन ये मिनट आवर वाला नहीं, डिग्री वाला होगा, यानी डिग्री का छोटा पार्ट। नेक्स्ट इससे भी छोटा यूनिट में आते हैं तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ये डबल जो है सेकेंड्स का यूनिट है, सेकेंड्स। रिप्रेजेंटेशन सेकेंड को करेगा, डबल डैश जो कि आगे इंच उंच के लिए यूज करते हैं। तो ये 60 सेकेंड्स, इससे भी छोटा यूनिट। तो 60 का टर्मिनोलॉजी आ रहा है ना, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेक्साजेसिमल सिस्टम। तो डिग्री किसने इन्वेंट किया था, इंग्लिश सिस्टम, इंग्लिश अंग्रेजों ने किया था। इसको सेक्साजेसिमल सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि 60 का टर्मिनोलॉजी है, इसलिए सेक्साजेसिमल कहते हैं। तो और 1 राइट एंगल में 90 डिग्री होता है। इतना जानकारी हम लोग एक सिस्टम, एक यूनिट के लिए अलग अलग अब हम देखेंगे। एक तो डिग्री हो गया, नेक्स्ट है ग्रेड। एक सिस्टम है ग्रेड, जैसे कि अभी हमने कहा ना कि 1 किलोमीटर अलग यूनिट है जिसको कहते हैं एसआई यूनिट, है ना। और एक सीजीएस यूनिट होता है जो कि पढ़े होंगे, माइल्स, गज, ये सब यार्ड जो कहते हैं, ये अलग यूनिट है। किलोमीटर अलग वेरिएशन चलता है, अलग उसका टर्मिनोलॉजी है, अलग उसका मेजरमेंट है। दोनों बराबर नहीं होता, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 माइल नहीं कह सकते, उसका अलग मेजरमेंट का है और ये अलग दोनों, लेकिन दोनों लेंथ को ही मेजर कर रहा है ना। तो एक को कहते हैं सीजीएस सिस्टम है और एक है एसआई। तो उसी तरह इसमें भी एक डिग्री हो गया जो कि इंग्लिश ने शुरू किया, एक ग्रेड है। ग्रेड का ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी अगर ले रहे हैं तो हम लोग समझने का कोशिश कर लेते हैं कि ग्रेड क्या है। कल के डेट में अगर कोई पूछ दे तो हम लोग बता सकते हैं कि हाँ ग्रेड होता क्या है। इसको जो है सो स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये फ्रेंच लोग ने स्टार्ट किया था, इसलिए फ्रेंच सिस्टम कहते हैं, फ्रेंच सिस्टम। और इसको सेंटाजेसिमल सिस्टम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या किया कि फ्रेंच ने कहा कि भाई हम जो है सो एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ये डिग्री में क्या क्या था, 90 इक्वल पार्ट्स में, लेकिन इसने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और बोला कि 1 पार्ट इज इक्वल टू 1 ग्रेड। यानी एक राइट एंगल में कितना ग्रेड हो गया, 100 ग्रेड्स। सिमिलरली सब यूनिट में आते हैं, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स, 100 मिनट्स, 100 मिनट्स। और 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स। एक कंफ्यूजन हो सकता है, ये मिनट नहीं। जब ये सिस्टम डिग्री का सिस्टम चलेगा तो उसका अलग सब यूनिट, ग्रेड का चलेगा तो ग्रेड का अपना यूनिट होगा। तो ये 100 का टर्मिनोलॉजी आया ना, इसलिए उसको सेंटाजेसिमल कहते हैं। सेंचुरी मतलब क्या, 100 का टर्म आ रहा है ना, उसी तरह वहीं से ये टर्म आया सेंटाजेसिमल, है ना। तो यानी 100 का यूज आ रहा है। तो इसमें 60 का था तो सेक्साजेसिमल, 100 का है तो सेंटाजेसिमल, है ना। तो ये ग्रेड। एक और है जो बहुत पॉपुलर है, उसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर सिस्टम, जिसमें कि रेडियन का यूज है और रेडियन के थ्रू हम लोग नेक्स्ट जो एक और सिस्टम है उसके बारे में, एक डिग्री हमने देखा, ग्रेड। नेक्स्ट है थर्ड सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम रेडियन है और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं कि सर्कुलर सिस्टम होता क्या है। सर्कुलर सिस्टम में कहा गया कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू π/2 रेडियन, या इसका नोटेशन रेडियन को स्मॉल सी से भी हम लोग करते हैं सर्कुलर सिस्टम से, यानी इसको रेडियन से हम लोग जज करेंगे π/2, और ये दिया रहे तो मतलब रेडियन। पाई के बारे में हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा नहीं भी अगर पढ़ें, फिर से बेसिक में पढ़ें, लेकिन फिर भी हम रिकैप करने का कोशिश करते हैं कि पाई इज एन इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों जी, इरेशनल नंबर क्यों है, या किसको इरेशनल नंबर कहते हैं? तो बेसिक में आपने पढ़ा होगा
कि all those numbers which cannot be written in the form of p by q where q is not equal to 0 and p q are integers। तो अगर जिस नंबर को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो वो क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। या दूसरा डेफिनेशन अगर देखें तो दूसरा डेफिनेशन ये कहता है कि ऑल दोज नंबर्स व्हिच आर नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग यानी डेसिमल, ऑल दोज डेसिमल्स नंबर which are non terminating non repeating are called irrational number। मतलब टर्मिनेट नहीं कर रहा, टर्मिनेट का मतलब एंड भी नहीं हो रहा, खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा है, सेम वर्ड रिपीट नहीं कर रहा हो, अलग अलग आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। तो उसका इरेशनल नंबर का एग्जैक्ट वैल्यू वी कैन नॉट राइट क्योंकि इनफाइनाइट तक जाएगा, बट अप्रोक्सीमेट वैल्यू वी कैन राइट कि हाँ एक अगर इरेशनल नंबर है तो इसका अप्रोक्स वैल्यू क्या हो सकता है, जैसे स्क्वायर रूट अंडर 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका एग्जैक्ट हम नहीं लिख सकते हैं, बहुत लंबा जाएगा, हम वी कैन नॉट राइट इन फैक्ट। तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, लिखते हैं 1.414, बस यहीं तक अप्रोक्स हम कहते हैं कि सिमिलर टू ये हो सकता है। तो उसी तरह पाई एक इरेशनल नंबर है और पाई का अप्रोक्स वैल्यू जो होता है 3.14। इरेशनल से एक चीज और ध्यान में आ गया, उसको भी हम डिस्कस ही कर देते हैं। एक ई है जो कि आगे जरूरत आएगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में भी बहुत ज्यादा यूज है। तो ई इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। ई के बारे में आप लोग 10th में नहीं पढ़ा होगा तो जानकारी दे देते हैं। ई भी एक इरेशनल नंबर है और ई इज कॉल्ड नेपियर्स नंबर। नेपियर्स नंबर क्यों, तो इन्होंने मैथमेटिशियन जो थे नेपियर्स, उन्होंने इसका इन्वेंशन किया, इसको एग्जिस्टेंस में लाए, इसका यूज किए, तो उन्होंने अपने नाम पे रख दिया, तो इसको कहते हैं नेपियर्स नंबर या नेपियर्स कांस्टेंट। ये भी तो ये भी एक इरेशनल नंबर है ये। और ई का जो अप्रोक्स वैल्यू होता है 2.71। तो हम सीधे पाई का मतलब हम समझेंगे 3.14, दैट्स ऑल। तो 3.14 ना लिख के हम पाई लिख रहे हैं, ठीक है। ई ना लिख के ई का मतलब हम समझेंगे 2.71, दैट्स ऑल। ई क्या है नहीं है वो इमैटेरियल है मेरे लिए, हम जानते हैं ई का मतलब 2.71 नेपियर्स नंबर है जिसका अप्रॉक्स वैल्यू 2.71 होता है, जो कि हम लोग इसको यूज करेंगे। तो पाई एक इरेशनल नंबर है। तो अब हम लोग इसको कह रहे थे कि सर्कुलर सिस्टम में एक राइट एंगल का होता है पाई बाय 2 रेडियन, यानी पाई का वैल्यू 3.14/2 है ना, तो जो भी आएगा 1.57 पाई बाय 2 का मतलब, तो पाई का मतलब तो ये होता है। तो अब यहां आते हैं कि थोड़ा सा जानकारी देते हैं कि रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन क्या किसको कहते हैं। आप लोगों ने मोस्ट प्रोबेबली 10th में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो फिर से एक बार देख लें कि कैसे होता है। तो 1 यूनिट का अगर हम एक रेडियस का 1 यूनिट रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करें और इसको जो ये कर्व लेते हैं, इस कर्व का कोई भी पोर्शन अगर हम लेते हैं तो इसको कहते हैं आर्क ऑफ द सर्किल, आर्क ऑफ द सर्कल। ध्यान देंगे आर्क लेंथ है ना, तो अगर ये ए है बी है तो हम इस तरह से लिखते हैं ए बी, आर्क लेंथ ए बी। ए बी का मतलब ए से बी की ओर गया। अगर बी ए आर्क लेंथ लिखेंगे तो ये क्या होगा जी, तो ये पोर्शन मेरा होगा, ये वाला बी ए, बी से ए की ओर गए है ना, तो ये पोर्शन। एनीवेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर ये 1 यूनिट का रेडियस का सर्किल है और ये लेंथ भी अगर 1 है, इसको हम एस से डिनोट करते हैं, ये रेडियस हो गया, ये एंगल हुआ जो कि हम बोलते हैं अननोन एंगल है, अभी थीटा मान लेते हैं। तो ये रिलेशन होता है कि अगर 1 यूनिट का रेडियस का सर्किल रहे और 1 यूनिट आर्क लेंथ रहे, तो जो एंगल इस आर्क लेंथ से बनेगा सेंटर पे, सेंटर ऑफ द सर्किल, वो एंगल किसके बराबर होगा, 1 रेडियन के बराबर। यानी 1 रेडियन बराबर क्या लिखेंगे, 1 यूनिट ऑफ आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय 1 यूनिट ऑफ रेडियस है ना।
तो यहां से एक रिलेशन आता है कि S बराबर, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे, S बराबर आर थीटा। अगर इसमें दो टर्म दिया रहे, रेडियस दिया रहे, थीटा दिया रहे, तो S निकाल सकते हैं, आर्क लेंथ निकाल सकते हैं। अगर S दिया रहे, आर अननोन है, थीटा दिया रहे, तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ थीटा क्या है कि थीटा इट इज ऑलवेज इन रेडियन। ये डिग्री में नहीं लेंगे, ये एंगल 60 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, आगे हम पढ़ाएंगे कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, तब ये फार्मूला यूज करेंगे। दिस फार्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन द एंगल थीटा इज इन रेडियन। रेडियन में होगा तभी ये फार्मूला वैलिड है, अदरवाइज अगर डिग्री में दिया हुआ तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे रेडियन में, देन वी विल अप्लाई दिस फार्मूला, अदरवाइज वी कैन नॉट यूज इट। ठीक है, तो रेडियन के बारे में हमको पता चल गया कि π/2 रेडियन होता है एक राइट एंगल में। अब आते हैं रिलेशन बिटवीन, यहां लिख रहे हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस। रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है, ग्रेड का हम यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं कि बस जानकारी हम दे दिए ग्रेड से रिलेटेड, अदरवाइज ये पुराना पैटर्न था, बहुत सारे पुराने बुक्स में या लोनी में पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बहुत यूज मिल सकता है ग्रेड का, एसएन लोनी। अदरवाइज अभी जो ट्रेंड चल रहा है लास्ट 5 to 10 ईयर्स, इसका एप्लीकेशन यूज नहीं है, और ये कह सकते हैं कि ग्रेड सिस्टम उतना मार्केट नहीं पकड़ा, इसलिए इसको यूज में नहीं ला रहे हैं। तो हम लोग को इंग्लिश सिस्टम, डिग्री और रेडियन से ही काम है, तो हम उसी का रिलेशन लिख रहे हैं। तो रिलेशन ध्यान देंगे कि क्या होता है रिलेशन, d/9 = 2r/π। ये ध्यान देंगे, ये ध्यान रखेंगे। यहां d क्या है, डिग्री, r क्या है, रेडियन। अब इसका हम एग्जांपल भी देखेंगे। मान लो 60 डिग्री दिया हुआ, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, तो डिग्री की डी के जगह हम क्या रख देंगे, 60। अगर थीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है तो डिग्री में है, तो हम डी के जगह 60 रखेंगे, d/9 = 2r/π। अब d/90 लिखेंगे, d/90 = 2r/π, तो ये 90 होगा, तो 230 और ये 3 से कटेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, which imply that r बराबर हम क्या लिख सकते हैं, π/3। तो रेडियन बराबर π/3। π/3 को ये भी कह सकते हैं 3.14 / 3। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ 3.14 / 3 कि आगे हम को ये ध्यान में रखेंगे कि π/3 का मतलब 3.14 / 3 यानी 1 पॉइंट समथिंग। नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंटेशन आएगा तो कहाँ पे लाई करेगा, तो हम कह सकते हैं कि 1 पॉइंट समथिंग यानी वहां पे होगा, एक से ज्यादा, एक से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, यानी वहां पे लाई करेगा। इसलिए हम इसमें अभी से ही यूज टू करा रहे हैं कि π/3 इट इज अ नंबर, वैल्यूज ए नंबर, ठीक ना। रेडियन एक नंबर होता है, डिग्री इज नॉट ए नंबर, वो एंगल होता है, ये भी एंगल है बट इट्स इन वैल्यूज, π/3 होता है। मान लो फिर एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर 45 डिग्री है तो क्या होगा, d के जगह 45 यानी 45/90 बराबर 2r/π। तो 45 2 से तो क्या हो गया, r बराबर π/4। तो डिग्री से रेडियन आराम से हम कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग। अगर रेडियन दिया रहे, डिग्री में निकालना हो तो r के जगह रेडियन रख देंगे, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम d निकाल सकते हैं, आसान है। तो ये मेजरमेंट ऑफ एंगल है। एंगल मेजरमेंट के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है रेडियन में तो उसको डिग्री, मिनट और सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इस बेस पे क्वेश्चन भी होता है और जानकारी भी होनी चाहिए। हमारा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है कि अगर कैलकुलेशन इसका हम कैसे जान रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और उसमें कुछ इस बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे और हम फिर आगे प्रोसीड करेंगे टॉपिक को कि आगे क्या क्या पढ़ना है।